नमस्कार। स्वागत है आपका माध्यमिक ऑनलाइन शिक्षण जो कि विद्या भारती द्वारा संचालित है। इससे पूर्व हमने सरकार के सामान्य परिचय के बारे में पढ़ा था। उसके अंतर्गत हमने देखा कि सरकार क्या है और उसके कौन कौन से अंग होते हैं। उसके अंतर्गत हमने देखा सरकार के मुख्यतः 3 अंग थे। व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। व्यवस्थापिका में हमने देखा राष्ट्रपति, लोकसभा, और राज्यसभा मिलकर व्यवस्थापिका का निर्माण करती है, या दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि व्यवस्थापिका के प्रमुख अंग होते हैं। आज हम व्यवस्थापिका के अंतर्गत लोकसभा और राज्यसभा के बारे में पढ़ेंगे। हम राष्ट्रपति के बारे में इससे आगे के टॉपिक में पढ़ेंगे, क्योंकि राष्ट्रपति जो होता है वो न सिर्फ व्यवस्थापिका का अंग होता है, बल्कि यह कार्यपालिका का अंग भी होता है। कार्यपालिका में राष्ट्रपति के अलावा प्रधानमंत्री और उसकी मंत्रिपरिषद भी होती है। अब यहाँ हम देखते हैं राष्ट्रपति व्यवस्थापिका का अंग भी है, राष्ट्रपति कार्यपालिका का अंग भी है। एक ही पद या एक ही व्यक्ति दोनों जगह है, ऐसा कैसे संभव है? ऐसा इसलिए है क्योंकि हमने आज़ादी के बाद गणतंत्र को अपनाया। हमारा देश केवल लोकतांत्रिक देश नहीं है, हमारा देश एक गणतांत्रिक देश भी है, जहाँ पर एक व्यक्ति शासन का सर्वस्व होता है। लेकिन हमने पूर्व में देखा है, इतिहास में पढ़ते भी है कि जब एक ही व्यक्ति के हाथ में सत्ता आ जाती है तो वह निरंकुश हो जाता है। इसी निरंकुशता को समाप्त करने के लिए हमने राष्ट्रपति को सब अधिकार दिए, लेकिन उन अधिकारों को एक सीमा के अंतर्गत बांध के रखा। इसलिए हम कह सकते हैं कि राष्ट्रपति व्यवस्थापिका का भी होता है और राष्ट्रपति कार्यपालिका का भी होता है। यानी राष्ट्रपति कार्य भी करता है, कार्य का प्रमुख भी होता है और व्यवस्था भी उसे देखनी है। लेकिन व्यवस्थापिका में उसके ऊपर अंकुश कौन लगाता है? लोकसभा और राज्यसभा। जबकि कार्यपालिका के अंदर उसके ऊपर अंकुश लगाएंगे देश का प्रधानमंत्री और उसकी मंत्रिपरिषद। ये हम आगे के अध्याय में पढ़ेंगे। आज हम पढ़ेंगे सिर्फ लोकसभा और राज्यसभा के बारे में। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, फिर इससे आगे अपन देखते हैं।
अगला जो टॉपिक है अपना व्यवस्था निकाय के अंतर्गत लोकसभा और राज्यसभा। हम इसे तुलनात्मक अध्ययन से अगर पढ़ेंगे तो आसानी से हम इसे समझ पाएंगे और दोनों ही जो चीज़ें हैं लोकसभा और राज्यसभा उसका सामान्य परिचय आसानी से हमारे समझ में आ जाएगा। तो हम इसके तुलनात्मक अध्ययन से पढ़ेंगे तो हमें सारणी बना लेते हैं। एक तरफ लोकसभा और एक तरफ राज्यसभा। जैसा कि मैंने वीडियो की शुरुआत में बताया था कि हमने राष्ट्रपति को शक्तियाँ तो दी लेकिन कहीं वो निरंकुश नहीं हो जाए इसलिए उसकी शक्तियाँ सीमित कर दी। यानी कि हमारे लोकतंत्र में हमारी सरकारी व्यवस्था में इस प्रकार की योजना है जिसमें प्रत्येक व्यक्ति अपनी जगह पर सर्वेसर्वा है लेकिन प्रत्येक व्यक्ति के ऊपर बहुत ज़्यादा अंकुश है। तो बात करेंगे अपन लोकसभा और राज्यसभा की तो तुलनात्मक अध्ययन अपन करते हैं। इससे पहले एक चीज़ अपन देखते हैं कि हमें हमारे देश के अंदर सरकारी तंत्र में लोकसभा और राज्यसभा की आवश्यकता क्यों पड़ी, क्यों हमने दो सदन बनाए। हम एक सदन भी तो बना सकते थे, वो सदन सिर्फ लोकसभा हो सकता था, वो सदन सिर्फ राज्यसभा हो सकता था, लेकिन हमने दोनों सदनों का गठन किया और दोनों सदनों के गठन से निर्मित होकर जो संस्था बनी उसे हमने नाम दिया संसद। तो दूसरे शब्दों में हम यह कह सकते हैं कि हम संसद के दोनों सदन लोकसभा और राज्यसभा की बात कर रहे हैं। इससे पूर्व मैंने आपको बताया था कि हमें इन दोनों की आवश्यकता क्यों पड़ी। तो वापस घूम फिर कर वही बात आती है कि कहीं एक सदन के व्यक्ति निरंकुश न हो जाए, इसलिए उनकी निरंकुशता पर अंकुश लगाने के लिए हमने उससे संबंधित दूसरे सदन का निर्माण किया। ये दोनों सदन एक दूसरे से अलग होते हुए भी एक दूसरे के प्रतिस्पर्धी नहीं है बल्कि एक दूसरे के पूरक है। तो बात करते हैं कि तुलनात्मक अध्ययन से सबसे पहले बात करते हैं सदस्य संख्या के हिसाब से। पहला पॉइंट है अपना सदस्य संख्या। लोकसभा में अधिकतम सदस्य संख्या हो सकती है 552। वर्तमान में यह है 545। ठीक है, पहला सदस्य संख्या के आधार पर हम लोकसभा का अध्ययन कर रहे हैं। इसके अंतर्गत हमने ये देखा अधिकतम सदस्य संख्या हो सकती है 552, वर्तमान में इसकी सदस्य संख्या है 545। ठीक इसी प्रकार राज्यसभा की अगर हम बात करें तो राज्यसभा में अधिकतम संख्या हो सकती है 250, लेकिन वर्तमान में ये संख्या है यह 245 की है। अब इन सदस्यों का चुनाव कैसे होता है, तो इनका सदस्यों का जो चुनाव होता है वह एक निश्चित प्रणाली द्वारा होता है जिसे निर्वाचन प्रणाली कहते हैं। या
आसान भाषा में अगर हम इसे समझना चाहें तो हम इसे मतदान कह सकते हैं। हमारे देश में प्रत्येक 5 वर्ष में लोकसभा के चुनाव होते हैं, प्रत्येक 2 वर्ष में राज्यसभा के चुनाव होते हैं, प्रत्येक 5 वर्ष में ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और कई सारे अन्य जो सरकारी संगठन हैं उनके चुनाव होते हैं। ये भी हमारा टॉपिक है, हम इसके ऊपर ज़्यादा डिटेल नहीं जाएंगे। बात करते हैं निर्वाचन की, तो लोकसभा के सदस्यों का जो निर्वाचन होता है वह प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली द्वारा होता है। या ये कह सकते हैं कि प्रत्यक्ष मतदान द्वारा होता है। दूसरा बात करते हैं राज्यसभा की, तो राज्यसभा में जो निर्वाचन होता है वह अप्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा होता है। अब प्रश्न ये उठता है कि प्रत्यक्ष निर्वाचन क्या होता है, अप्रत्यक्ष निर्वाचन क्या होता है, तो इसके बारे में सामान्य सी जानकारी हम प्राप्त कर लेते हैं। प्रत्यक्ष निर्वाचन जो होता है उसमें व्यक्ति अपने पसंद के प्रतिनिधि को मत देता है और मैदान में एक से अधिक प्रत्याशी चुनाव लड़ते हैं। उसमें से जिस प्रत्याशी को सबसे अधिक मत मिलते हैं वह प्रत्याशी विजेता माना जाता है। अप्रत्यक्ष निर्वाचन में क्या होता है, जिन प्रतिनिधियों को हमने चुनकर लोकसभा में भेजा है, जिन प्रतिनिधियों को चुनकर हमने विधानसभा में भेजा है, विधानसभा हम अगले अध्याय में पढ़ेंगे जब राज्य सरकार पढ़ेंगे, तो वे सदस्य अपने मत का प्रयोग करते हैं और वे जिन सदस्यों के लिए मत करते हैं वे सदस्य राज्यसभा के सदस्य कहलाते हैं। यानी कि लोकसभा के सदस्यों को हम स्वयं चुनकर भेजते हैं और हम जिन्हें चुनकर भेजते हैं वे व्यक्ति राज्यसभा के प्रतिनिधियों का चुनाव करते हैं, निर्वाचन करते हैं। ठीक है, जैसे बात करते हैं हमारा जो संसदीय क्षेत्र है वह भीलवाड़ा है, तो भीलवाड़ा के सांसद महोदय राज्यसभा के चुनाव के समय जिस व्यक्ति को अपना मत देंगे, जिस प्रतिनिधि को अपना मत देंगे, वह पूरे भीलवाड़ा जिले के जितने भी मतदाता है उनका मत उनके खाते में गिना जाएगा, चाहे हमने हमारे सांसद महोदय को मत दिया हो या हमने उसके विपक्षी प्रत्याशी को मत दिया हो। तो ये है इनके निर्वाचन की प्रक्रिया। लोकसभा के सदस्यों को हम प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा चुनते हैं, जबकि राज्यसभा के जो सदस्य हैं उनको हम अप्रत्यक्ष निर्वाचन के द्वारा चुनते हैं। अब अगला बिंदु है अपना आयु, यानी कि कितने वर्ष के व्यक्ति लोकसभा के सदस्य बन सकते हैं और कितने वर्ष के व्यक्ति राज्यसभा के सदस्य बन सकते हैं। तो लोकसभा के सदस्य बनने के लिए व्यक्ति की उम्र कम से कम 25 वर्ष होना अनिवार्य है। यानी जो व्यक्ति 25 वर्ष का हो चुका है, जिसकी उम्र 25 वर्ष हो चुकी है, वह व्यक्ति लोकसभा का चुनाव लड़ सकता है। यह उम्र राज्यसभा के व्यक्ति के लिए कम से कम 30 वर्ष रखी गई। यानी कि अगर व्यक्ति राज्यसभा का चुनाव लड़ रहा है तो उसकी आयु कम से कम 25 वर्ष होनी चाहिए, और अगर वह व्यक्ति राज्यसभा का चुनाव लड़ रहा है तो उसकी आयु कम से कम 30 वर्ष होनी चाहिए। ठीक, इसके बाद अगला आता है कार्यकाल। लोकसभा के सदस्यों का अधिकतम कार्यकाल 5 वर्ष हो सकता है। अधिकतम 5 वर्ष। जबकि अगर बात करते हैं राज्यसभा के व्यक्तियों के कार्यकाल की, तो यह 6 वर्ष का कार्यकाल होता है।
कैसे होंगे? मैंने यहाँ पर लिखा है अधिकतम 5 वर्ष। अब अधिकतम 5 वर्ष इसलिए लिखा है क्योंकि लोकसभा सदस्य उसी समय तक अपने पद पर रह सकता है जब तक लोकसभा में बहुमत होता है। जैसे ही लोकसभा भंग होती है, जब वो अल्पमत में आ जाती है और वह भंग हो जाती है, तो उसके सदस्य का कार्यकाल उसी दिन से समाप्त माना जाता है। लेकिन अगर निर्धारित समय के अंदर अगर वह भंग नहीं होती है तो एक व्यक्ति एक बार में अधिकतम 5 वर्ष तक लोकसभा का सदस्य रह सकता है। वहीं दूसरी ओर राज्यसभा का प्रतिनिधि या राज्यसभा का निर्वाचित व्यक्ति पहला कार्यकाल 6 वर्ष में पूर्ण करता है, यानी उसका कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। लेकिन यहाँ एक नियम ये होता है कि प्रत्येक 2 वर्ष में एक तिहाई सदस्य जो होते हैं वो रिटायर हो जाते हैं। यानी कि प्रत्येक 2 वर्ष के अंदर राज्यसभा के व्यक्तियों का चुनाव होता है। एक व्यक्ति अधिकतम 6 वर्ष रह सकता है, लेकिन प्रत्येक 2 वर्ष में सदस्य बदलते रहते हैं। यानी कि 2 वर्ष के बाद चुनाव होंगे और जिनका 6 वर्ष हो गया कार्यकाल वे रिटायर हो जाएंगे और उसकी जगह नए आ जाएंगे। फिर वो 6 वर्ष तक रहेंगे और उसके बाद उनका कार्यकाल समाप्त हो जाएगा। ये 4 बिंदु है जिसके ऊपर हमने तुलनात्मक अध्ययन किया है। इससे संबंधित अगर आप लोगों को कोई दिक्कत है, कोई समस्या है, तो आप कमेंट करें ताकि आपकी समस्याओं का समाधान किया जाएगा। धन्यवाद। जय हिंद।